मैं इस कम्युनिटी में इसलिए आया था कि मुझे एसिडिटी की जबरदस्त प्रॉब्लम थी। आप में से कितने लोग हैं जो एसिडिटी को अ, झेलते रहे हैं? एक्चुअली झेलना इसलिए बोलेंगे कि जिन लोगों को एसिडिटी होती है ना, वो वाकई बहुत सीरियस मामला होता है। मैं रात में 12 बजे उठता था और फिर मुझे इनो लेनी होती थी, है ना? तो आप में से कितने लोग होंगे जो एसिडिटी को फील करते रहे हैं? और ये एक्चुअली ये समस्या है ना, जिसको होती है वही जानता है जी। मैं अनम्यूट का पॉपअप दे रहा हूँ मृगेंद्र सर। आपको ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई और आपने इसमें क्या फेस किया? जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। ये प्रॉब्लम आपको कैसे सर स्टार्ट हुई? गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज आ रही है मेरे को। सर खान पान, सर खान पान की वजह से ये समस्या हमको हुई और काफी दिनों से थी। हम्म। और जब से कम्युनिटी में जुड़ा तो आराम तो हुआ, लेकिन अब पूर्णतः आराम नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है मृगेंद्र सर के पूर्णतः आराम नहीं है। आज हम इसी का समाधान समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जी पूजा दीदी, आपको क्या प्रॉब्लम थी और ये आपने इसका समाधान कहाँ देखा, क्या हुआ? सर मेरे को तो ये बहुत कम से कम नहीं तो 20 साल से ये प्रॉब्लम से मेरे को थी ओह एसिडिटी माय वाली। गॉड। तो सर मैं कहीं चूरन लेती थी, कहीं कुछ दवा लेती थी। ऐसे चलते चलते मेरी तो जिंदगी ऐसे ही थी। मैं जब कम्युनिटी में पार्ट बनी हूँ जब ही मेरे को आराम मिला 10 दिन में। अच्छा, 10 दिन में आपको सालों की जी समस्या सर। का समाधान मिला, चलिए। सर एसिडिटी का मेरे को ग्रेट। बिल्कुल हम नाम निशान नहीं है। अरे वाह, आप भी मेरी ही तरह हैं। थैंक यू। तो थैंक यू। तो अभी हमने ये जाना कि लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती रहती है। जी कल्पना दीदी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीदी। सर मुझे भी गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम्म। होती थी। हम्म। और जब से कम्युनिटी मैंने ज्वाइन किया है तब से मेरे को हम्म। गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। ओह। अदरवाइज मेरा पेट तो हमेशा, मतलब मुझे टैबलेट कहीं ना इनो वगैरह तो मैं लेती ही रहती थी। हम्म। और तो मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि मम्मी आपके पेट में क्या है, क्यों इतनी गैस बनती है। हम्म। तो बढ़िया है दीदी। और आज हम समझेंगे कि हमारा जो पेट है ना, इसमें एक्चुअली चल क्या रहा है ना? ये जो सारी गड़बड़ है ये कहाँ से पैदा आती हैं, पैदा होती हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो एग्जैक्टली आज हमें ये जानना है कि हमारा जो पेट है इसके अंदर क्या क्या गड़बड़ है और ये कहाँ से चल रहा है। तो देखो, हम हमारा जो स्टमक है, उसको अगर कहें तो हिंदी में अमाशय के नाम से भी हम जानते हैं। और अमाशय मतलब हमने कुछ भी इंटेक किया तो वो सबसे पहले हमारी जो फूड पाइप है उससे होते हुए हमारी अमाशय में, यानी हमारे स्टमक में ये जाता है। अब देखो, वहां पर हमने जो कुछ खाया ना, तो वहां पर एक बॉल्व लगा हुआ है, एक बॉल्व है, और ये LES इस तरह से लोअर ईसोफेगस स्प्रिंकल कुछ इस तरह का एक बॉल्व है। और वो खाना उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। अब खाना उसके अंदर चला गया और दरवाजे के अंदर ये खाना एंटर कर गया। अंदर जैसे ही अमाशय के अंदर जाता है तो वहां पर होता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये तेजाब जो है हमारे अमाशय के अंदर होता है। एक दूसरा बाल्ब और होता है जो नीचे की तरफ होता है, और वो क्या करता है कि जो लीवर से बाइल जूस आते हैं उनको रोकता है। अब देखो, हमारी जो फैक्ट्री है जहां हमने खाना डाल दिया, अब वो डाइजेस्ट करना है ना? तो ये डाइजेस्ट कैसे होता है, वहां पर क्या क्या होता है, मैं ना तो इस चीज को हम समझते हैं। देखो, मैंने कहा कि हमारी जो स्टमक है इसकी इसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो केवल यही पार्ट को छोड़ दें और हमारी यूरिन को छोड़ दें तो हमारी पूरी बॉडी एल्केलाइन है ना? और हमारे स्टमक में भरा हुआ है एसिड, है ना? तो हम जो कुछ खा रहे हैं, है ना, तो वो एसिड उसको डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है। तो हमें ये समझना है कि हमारा जो डाइजेशन है वो खराब क्यों होता है, एसिडिटी एक्चुअली होती क्यों है। तो देखो, मैंने शुरू में बताया कि हमने कुछ भी खाया तो गले से जैसे वो अंदर जाएगा और स्टमक के अंदर जब वो प्रवेश करेगा तो वो जो दरवाजा है
है ना। अगर वो गड़बड़ करना शुरू करेगा, वो खुलना बंद होना गड़बड़ हो जाएगा उसका, तो फिर हमारे अमाशय में जो भरा हुआ एसिड है वो बाहर निकलेगा और फिर होती है समस्या एसिडिटी की, है ना। तो ये जो दरवाजे का कंट्रोल है, अगर वो गड़बड़ करना शुरू करेगा तो एसिडिटी होगी। फिर हम बोलेंगे कि दिल जल रहा है ना, और एसिडिटी हो रही है और खट्टी डकारें आ रही हैं। तो ये सब क्या चल रहा है, हमारे स्टमक में गड़बड़ियां चल रही हैं। तो देखो, ये गड़बड़ियां क्यों होती हैं। मैंने बताया कि हमारे जो दो बाल्ब होते हैं, एक तो अंदर खाने को जाने देगा और स्टमक के अंदर स्टोर होने देगा, फिर हमारी जो फैक्ट्री है वो काम करेगी, और फिर एक और नीचे दूसरा वाल्व है जो उसके अंदर बाइल जूस को एंटर कराएगी। अब ये फैक्ट्री सही से काम करे तो इसके लिए क्या है कि उसमें जो एसिड का लेवल है, एक तो वो कंट्रोल रहे, और हमारे जो बाल की फंक्शनिंग है वो सही से काम करे। अगर ये बाल की फंक्शनिंग गड़बड़ होगी ना, तो फिर क्या होगा कि ये एसिड बाहर निकलेगा, और फिर हमको, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, खट्टी डकारें आती हैं, और एसिडिटी की जो सीवियर प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लैक्स है, इस तरह के चैलेंज आने शुरू होते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो बाल्ब है ये कंट्रोल कैसे होता है। भाई बंद है तो बंद ही रहने दो ना। तो देखो, ये जो बाल्ब है ये कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से, है ना। ये ब्रेन में अगर कोई लोचा हो जाए, कोई पंगा हमारे दिमाग के अंदर हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम से क्या होगा कि हमारा जो वाल्व है वो या तो गलत समय पर खुलेगा, या खुलने बंद होने की जो प्रोसेस है ना वो गड़बड़ होगी, और इसकी वजह से वो एसिड बाहर आएगा, है ना। तो एक तो ये बात हमें समझनी है कि हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है हमारे LES वाल्व को खोलने बंद करने में। पहली बात हम समझ गए। दूसरी बात ये है कि एक और चीज है जो इसको कंट्रोल करती है, वो है विटामिन सी, सॉरी कैल्शियम। कैल्शियम है वो इसको कंट्रोल करता है, और आप जानते हैं कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा विटामिन डी की प्रेजेंस में, है ना। तो विटामिन डी की अगर शरीर में कमी हो जाए, है ना, तो उसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको कंट्रोल करने में कैल्शियम चाहिए, है ना। तो अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की भी कमी है, या हमारे शरीर में विटामिन डी की भी कमी है, तो इसकी वजह से भी वो जो हमारा दरवाजा है ना उसके खुलने बंद होने में प्रॉब्लम आएगी, और फिर हमें एसिडिटी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज देखो, और विटामिन डी का संबंध किससे है, वो हमारे स्ट्रेस से है। अगर हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो विटामिन डी का जो बनना है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। तो ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो देखो, खाना अगर बाहर आ रहा है तो इसका रीजन यही है कि हम ठीक से इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और हमारा जो ब्रेन का काम है वो सही से नहीं होगा। अब देखो, खाना नहीं पचा तो क्या समस्या आएगी। अब एसिड का लेवल गड़बड़ होगा तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, हम जो खाएंगे वो लगेगा कैसे हमारे शरीर को। तो चैलेंज क्या है कि हम बहुत अच्छी चीजें खा रहे हैं, लेकिन अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर आपके शरीर को लगेगा नहीं, और फिर इसकी वजह से समस्याएं आएंगी। तो बेसिक रीजन क्या है एसिडिटी होने का, वो ये है कि हमारा जो एसिड का लेवल है ना, वो मेंटेन हो। और हमें ये देखना होगा कि अगर पीएच का लेवल आप मेंटेन कर रहे हैं, पीएच का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जो हाइड्रोजन आयन है उनका लेवल, ये थोड़ा साइंटिफिक भी हो रहा है पर कोई बात नहीं, हम बहुत सिंपल तरीके से समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में एसिड को कंट्रोल करना है ना। तो उसके लिए सिंपली आपका जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो सही हो, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन वो सही हो, इसके लिए विटामिन डी चाहिए, और विटामिन डी के लिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कैल्शियम के अलावा पोटेशियम और जिंक, है ना, इसके अलावा विटामिन B12, ये एसिड के कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। और देखो क्या होगा, अगर आपका एसिड का लेवल सही है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन वो भी इससे प्रभावित होता है। पोटेशियम और जिंक ये भी विटामिन मतलब एसिड की वजह से ही
आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि हमें हमारे स्टमक के अंदर पीएच लेवल को मेंटेन रखना है ना। अगर पीएच लेवल को मेंटेन नहीं रखेंगे तो समस्या आएंगी। दूसरा ये है कि प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है ना, प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना है, ये भी हमारे स्टमक में ही होता है। तो अगर स्टमक की हेल्थ सही नहीं होगी तो फिर प्रोटीन का जो इंटेक हम कर रहे हैं वो भी आपके काम नहीं आने वाला है ना। तो देखो, इसके अलावा जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पर जो हम बार बार कहते हैं कि वहां पर अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, तो ये उसकी ग्रोथ को भी एसिड कंट्रोल करता है और हमारी इंटेस्टाइनल के जो फंक्शन है उनको ये अच्छे से कंट्रोल करता है। और यदि एसिड ज्यादा रिलीज होगा, है ना, तो फिर क्या होगा, हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। हम कितना भी अच्छा खाएं, कितना भी न्यूट्रिशियस चीज खाएं, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो देखो, हमें क्या करना है, एक तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बैलेंस होने चाहिए। सोडियम और पोटेशियम ये बैलेंस होने चाहिए। हमने बीपी में भी, बीपी के बारे में जब हमने समझा था तब भी हमने ये जाना था कि साहब हमारा जो सोडियम और पोटेशियम का लेवल है इसको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। और अगर ये बैलेंस में नहीं है तो फिर समस्याएं पैदा होती है। और इसका एक रीजन ये है कि देखो, जैसे ही एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, हम एंटासिड लेना शुरू कर देते हैं। और ये एंटासिड क्या प्रॉब्लम पैदा करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मैनेजमेंट है, इनका जो बैलेंस है उसे डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। और इसमें मोस्टली देखो, एंटासिड हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसमें मोस्टली क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम क्या होता है, ताकि हमें डायरिया ना हो, है ना। इसके अलावा इसमें एल्यूमिनियम भी होता है। और देखो, ये दोनों चीजें हमारे शरीर में फिर कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा रही है ना। तो हमने तो लिया था एंटासिड हमारे एसिडिटी को खत्म करने के लिए, लेकिन इससे समस्या दूसरी शुरू हो जाती है। तो हम देखो, जैसे ही ये चैलेंज आने शुरू होंगे तो हमारी स्किन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, हमारे हेयर की क्वालिटी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लग जाती हैं। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो पीएच का लेवल है वो मेंटेन हो। और ये जो प्रॉब्लम है, ये देखो, ये इसके कुछ और रीजन भी हैं। जैसे हम दवाइयां लेते हैं साहब, लगातार दवाइयां चल रही हैं, जैसे कोई बीपी की दवाई चल रही है, कोई शुगर की दवाई चल रही है ना। इसके अलावा जो बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह लेते हैं, तो ये दवाइयां क्या करती हैं, हमारे एसिड के लेवल को डिस्टर्ब करती हैं और इसकी वजह से फिर हमें दिक्कतें शुरू होने लगती हैं। और देखो, एक और चीज है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, हमारी जो अच्छी बैक्टीरिया की कॉलोनी है ना, उनको भी खत्म कर देती हैं। और ऐसी स्थिति में फिर वही समस्या। तो क्या करते हैं, इसके साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो प्रोवाइड कराया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, ताकि आपका जो गट हेल्थ है वो सही रहे। तो देखो, एंटासिड हमको क्या करना चाहिए कि हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। हमें एंटासिड लेने से बचना है, हमें एंटीबायोटिक लेने से बचना है, हमें जो रेगुलर दवाइयां लेते रहते हैं इनसे बचना है। तो हम अपनी एसिडिटी का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब समझते हैं कि एक्चुअली इसका सही से सॉल्यूशन क्या है। एसिडिटी से आपको बचना है तो पहली बात तो यह है कि हम जो खा रहे हैं ना, उसे चबा चबा करके खाएं। अब देखो क्या है, बड़े बड़े ग्रास आप खाओगे तो जो मुंह का काम है वो बेचारा पेट कर रहा है, पेट को तो थोड़ा सा बख्श दो ना, उसको उसका काम करने दो, है ना। मुंह का, दांतों का काम आप स्टमक से करवाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ओके, ग्रेट। तो हाँ, आपकी बात सही है। मैं ये कह रहा था कि एक तो चबा चबा करके खाना, इसमें आप ये कर सकते हैं कि जब आपके हाथ में दूसरा ग्रास आए, कब, तब जब आपका पहला ग्रास अच्छी तरह से चबा करके अंदर चला जाए। धीरे धीरे खाना, ये आदत हमें डेवलप करनी चाहिए। तो जितना बड़े पार्टिकल खाएंगे उतनी ही प्रॉब्लम होगी। छोटे छोटे ग्रास आप खाइए, चबा चबा कर खाइए,
तो फिर क्या है कि जो एसिड का बनना है वो थोड़ा सा कम होगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। दूसरी बात ये है कि आपके जो खाने का टाइमिंग है ये बहुत मैटर करता है आपके एसिडिटी पर। देखो क्या होता है, हमारे शरीर में 2.5 से 3 घंटे के अंदर एसिडिटी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जनरेट होता रहता है। अब आपने या तो काफी देर तक आप भूखे रहे, है ना, तो भूखे रहने से क्या होगा कि वो एसिड तो प्रोड्यूस हो रहा है, और वो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में एसिडिटी होनी ही है। या फिर हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी खाते हैं, बार बार खाते हैं, तो आपके स्टमक को पता ही नहीं चलता कि कब एसिड रिलीज करना है, कब रिलीज नहीं करना है। तो इसकी वजह से भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय से खाना है, फिक्स टाइम 2.5 से 3 घंटे का जो गैप है वो होना चाहिए, ज्यादा लंबे समय तक नहीं और बार बार नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक अगली चीज है वो ये है कि हम अपने खाने के अंदर रॉ चीजें उनको ऐड करें, खासतौर पर जो हरी सब्जियां हैं जिनमें क्लोरोफिल रिच चीजें होती हैं, उनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके शरीर को एल्कलाइन बना देती हैं और ये एसिडिटी के लेवल को कंट्रोल रखती हैं। और अगर देखो भूख लगे तब खाना, और आपके हाथ में जो आजकल गैजेट चलते हैं ना, तो वो ना हो। जब आप खा रहे हैं तो खाने से आप कनेक्ट करके खाएंगे ना, तो आपकी एसिडिटी नहीं होगी। क्योंकि देखो जब आप खा रहे हैं तो उस समय आपका ब्रेन का फंक्शनिंग सही होना चाहिए। आपका ब्रेन सही काम करेगा तो आपका जो LES बाल्ब है वो ठीक से खुलेगा, बंद होगा। और हम उसको कनेक्ट करके नहीं खा रहे तो ब्रेन को पता ही नहीं है साहब आप क्या खा रहे हैं, तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, है ना। दूसरी बात हमें समझने वाली है वो ये है कि हमें क्या तो खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। तो देखो जो नेचुरल चीजें हैं वो खानी है, जो ज्यादा नमक वाली शुगर वाली चीजें हैं उनसे हमें बचना है, प्रोसेस्ड फूड से बचना है, जंक फूड से बचना है ना। तो ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन खाने से आधा घंटे पहले अगर हम नींबू का यूज कर सकते हैं, चाहे उसको निचोड़ करके आप शिकंजी बना करके पी सकते हैं, तो वैसे तो हमें लगता है कि नींबू की नेचर एसिडिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। नींबू जब हमारे आमाशय में जाता है तो वो एल्कलाइन इफेक्ट डालता है, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा सलाद जो हम खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एसिड लेवल को मेंटेन करने में। और खाने के बाद में हम छोटी इलायची ले सकते हैं, है ना। कुछ लोगों को जिंजर वगैरह ये अगर आप बाद में लेते हैं तो ये आपके एसिड के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, पर ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। तो हमें देखना है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे आपके ऊपर कौन सी चीजें काम करती हैं, ये आपको देखना होगा। तो एसिड का लेवल कंट्रोल करने के लिए हम प्रोबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, है ना। प्रोबायोटिक्स में जैसे हम दही, इसके अलावा छाछ है, ये यूज कर सकते हैं। हमारा सिंपली प्रोबायोटिक एक प्रोडक्ट है, उसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि ये तय करेगा कि आपका जो एसिड का लेवल है, आपकी जो गट हेल्थ है वो सही रहे, और आपका जो डाइजेशन है और आप जो कुछ भी खा रहे हैं तो वो आपके शरीर को लगेगा। और देखो क्या होता है कि हम जैसे कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं तो हम बहुत सारा खा लेते हैं, है ना। तो हम हमारा शरीर उसे रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। अब जब रिजेक्ट करना शुरू कर देता है तो फिर वो एसिडिटी वगैरह और ये खट्टी डकारें ये आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको चबा चबा करके खाना है, आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पिएंगे, माइंड को आप ठीक से नहीं रखेंगे, माइंडसेट के साथ में नहीं खाएंगे, आप खुश नहीं रहेंगे। लंबी लंबी सांसें आपको लेनी चाहिए। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ठीक है तो आपका जो डाइजेशन है वो सही रहता है और सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचते हैं एक्चुअली। तो गहरी सांसें लेना, प्राणायाम वगैरह करना, ये जरूर करिए। आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, इसे आप कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एसिडिटी का जो लेवल है वो कंट्रोल होगा और आप मेरी तरह समस्याओं से बच सकते हैं और आप अपनी लाइफ को हेल्दी और एक्टिव बना सकते हैं। सो ये जानकारी थी मेरे साइड से। अगर आपको इसमें लगता है कि ये आपके लिए काम करेगी तो डेफिनेटली हमें अपने कोच से सलाह लेकर के ये चीजें डिस्कस जरूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।